हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस आउटलेट। हम यहाँ पे देखेंगे हमारे आज के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे दो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट सेकंड ट्रायल्स ऑफ QRSAM प्रूव्स DRDO's वॉरहेड कैपेबिलिटीज। ये बेसिकली हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता है, बिकॉज QRSAM इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉरहेड, राइट। सो QRSAM को यहाँ पे DRDO ने टेस्ट फायर किया है एंड इट वाज सक्सेसफुल। सो अब हम यहाँ समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम्स क्या क्या होते हैं और बेसिकली इंडिया के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। सो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हमारे हैं, लाइक कंट्री लाइक इंडिया नीड्स मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कवर। अब क्यों? क्योंकि हमारे दोनों साइड से चाइना एंड पाकिस्तान, we are we are surrounded by two enemy countries. Not we can say that China is our enemy countries, but Pakistan is. But also we can't say that the China is our friendly country, right? So यहाँ पे हमारे पास चार कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। पहला, क्विक रिएक्शन रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, दैट इज QRSAM। दूसरा, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SRSAM। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM। एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, LRSAM। तो बेसिकली जो अभी QRSAM DRDO ने टेस्ट फायर किया है वो रिप्लेस करता है OSA के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अर्स्ट वाइल USSR से हमको मिला था, ये उसको रिप्लेस करेगा। ये बेसिकली सेकंड ट्रायल था। हमने इसका फर्स्ट ट्रायल 2017 में किया था, हमने इसका सेकंड ट्रायल अभी किया है। सो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि QRSAM स्पाइडर ये हमारे कंट्री का नहीं है, ये बेसिकली हमने इजराइल से खरीदा हुआ है, राइट। सो QRSAM स्पाइडर और QRSAM में कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि QRSAM बेसिकली है क्या। तो ये शॉर्ट रेंज जो कि 25 से 30 किलोमीटर रेंज का मिसाइल सिस्टम है। ये लाइट वेट, हाई मोबिलिटी एंड शॉर्टर रिएक्शन टाइम। ये ट्रक पे भी माउंट किया जा सकता है, जो कि इसको कैपेबल करता है कि इजिली ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल बाय आर्मी, नॉट अस, राइट। सो इट इज इजिली पोर्टेबल बाय आर्मी, capable of striking multiple targets while on move, राइट। ऑल वेदर एंड ऑल टेरेन ऑपरेशनल, ये ऑल वेदर और ऑल टेरेन ऑपरेशनल है। जैसा कि कुछ मिसाइल सिस्टम्स होते हैं जो कि वेदर चेंज होने पे हमारे उतने कारगर नहीं होते हैं, बट ये ऑल वेदर और ऑल टेरेन ऑपरेशनल है। ये RF सीकर है, राइट। RF मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। बोथ सर्विलांस रेडार एंड मल्टीफंक्शन रेडार हैविंग 36 डिग्री कवरेज। ये सर्विलांस रेडार की तरह भी काम करता है और मल्टीफंक्शन रेडार की तरह भी काम कर सकता है। इसका 360 डिग्री कवरेज है। सो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट था डिफेंस एंड सिक्योरिटीज टॉपिक के लिए, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया और भूटान रिलेशन में क्या नए बदलाव आए हैं। सो इंडिया और भूटान रिलेशन, जैसा कि हमको पता है कि भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है, वो चाइना और इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है, बट चाइना के साथ उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं और इंडिया के ऊपर वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। सो एक नई डेवलपमेंट यहाँ पे सामने आई है इंडिया और भूटान के बीच में, दैट कि ये अब रुपे कार्ड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इन देयर कंट्री। सो हमें ये से पता है कि रुपे कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रमोट किया था कि ताकि जो भी पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट जो भी पैसे कटते थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही रहें, बिकॉज वीजा और मास्टर कार्ड की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू कंट्री से बाहर जाता था, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि प्रमोशन ऑफ रुपे कार्ड। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भूटान ने जो है रुपे कार्ड का फेज 1 ऑफ रुपे कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। बेसिकली फेज 1 में क्या होगा कि जो भी वहां पे टेररिस्ट होंगे, जो भी वहां पे टूरिस्ट होंगे
भूटान में फ्रॉम इंडिया, वो वहां के एटीएम से इंस्टॉल किए जाएंगे, वहां से वो लोग कैश का विड्रॉल कर सकते हैं। राइट, कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल मैकेनिज्म वहां प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये फेज टू भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि भूटानीज कार्ड होल्डर्स को रुपे नेटवर्क जो कि इंडिया में ऑपरेट करता है इसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा। राइट, उसके बाद जो हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा कि इंडिया ओनली G20 नेशन ऑन ट्रैक टू मीट पेरिस पैक्ट 2 डिग्री सेल्सियस गोल। जैसा कि हमको पता है कि पेरिस पैक्ट, जिससे अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी था कुछ टाइम पहले, बिकॉज ट्रंप गवर्नमेंट ने इससे पुल आउट कर लिया था। सो अभी बाइडेन जब यहाँ पे पावर में अभी आने वाले हैं, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा स्टार्टिंग स्टेप यही होगा कि मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे साइन करूं, और मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से मैं फिर से यूएस को लेके आऊंगा। राइट, सो बेसिकली ये किसने रिलीज किया है, ये जो रिपोर्ट आई है, ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020। राइट, इन्होंने ये रिलीज किया है कि इंडिया इज द ओनली G20 नेशन ऑन ट्रैक टू मीट पेरिस पैक्ट, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस गोल। अब क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट भी कहा जाता था। राइट, सो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट एक ग्लोबल पार्टनरशिप है 14 ग्लोबल थिंक टैंक एंड एनजीओ का। दिस ब्रिंग टुगेदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ G20 कंट्रीज। राइट, सो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, इसका नाम याद रखना जरूरी है बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आफ्टर कोविड। राइट, उसके बाद इसका मिशन क्या है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का, इज टू एनकरेज क्लाइमेट चेंज इन G20 नेशन बाय इन्फॉर्मिंग पॉलिसी मेकर्स। सो बेसिकली ये क्या क्या कंटेन करते हैं कि जो भी इन्होंने डेटा यहाँ पे बताया है, ये एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है या गवर्नमेंट ऑफ ऑल G20 नेशन रिलीज करती है, ये प्रीवियस ईयर डेटा उठाते हैं और उससे एनालाइज करते हैं और बताते हैं बेसिकली क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है। एंड एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस एंड रिकवरी, ये बेसिकली इनके दो मेजर एरियाज हैं जिस पे इन्होंने वर्क किया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 100 इंडिकेटर्स का रिव्यू किया है, जो कि एडॉप्शन, मिटिगेशन, फाइनेंस एंड एम्स टू हाईलाइट क्लाइमेट चेंज एंड गैप्स, इसको इन्होंने रिव्यू करके तब ये रिपोर्ट जारी की है। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनकी की फाइंडिंग्स क्या क्या रही हैं। तो इनकी की फाइंडिंग्स रही हैं कि 2019 में जो एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन जो था वो डिक्लाइन किया है इन G20 कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू पॉलिसीज। 2019 में जितनी भी एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन रहे हैं वो G20 कंट्रीज में पहली बार कम हुए हैं पॉलिसीज की वजह से, ना कि किसी पेंडेमिक की वजह से, ना कि किसी क्राइसिस की वजह से। इट इज फॉर द पॉलिसीज, इट इज बाय द पॉलिसीज। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। दूसरी फाइंडिंग क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इंक्रीज्ड इन 19 ऑफ G20 कंट्रीज। सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो 19 कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, और ये जो इंक्रीज है ये 27% ऑफ पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है वो ये है कि G20 एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन reduced by 7.5% in 2020। सो इन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने की वजह से जो CO2 एमिशन है वो 7.5% का ड्रॉप आया है इन 2020। दिस इज अ मेजर फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो इन्होंने एनालाइज किया है वो कोविड इम्पैक्ट ऑन लोअरिंग एमिशन। तो इन्होंने ये भी बताया है कि कोविड का इम्पैक्ट क्या है कि एमिशन को लो करने में। तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया है ये 3 पॉइंट्स हैं कि एमिशन डिक्लाइन इन 2019, राइट, नॉट एक्सपेक्टेड टू सस्टेन ड्यू टू रिकवरी पैकेजेस। जैसा कि एमिशन 2019 में ड्यू टू पॉलिसीज डिक्लाइन हुआ था, बट इन्होंने ये कहा है कि कोविड 19 की वजह से ये सस्टेन नहीं करेगा।
क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट रिकवरी पैकेजेस ला रही हैं ताकि वो इकोनॉमी को फिर से खड़ा कर पाए। सो अगर इनको इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इनको ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ कम ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। अगर वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ तो इकोनॉमी को रिवाइव होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। So 19 of G20 countries financial support to domestic oil। अब 19 कंट्रीज ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है ऑयल कोल एंड गैस सेक्टर को। 14 कंट्रीज रेस्क्यूड देयर एयरलाइंस विदाउट एनी क्लाइमेट कंडीशन अटैच। 14 कंट्रीज ने अपनी एयरलाइंस को रिवाइव किया है, रेस्क्यू किया है बिना किसी क्लाइमेट कंडीशन को अटैच किए। इसकी वजह से जो हमारा एमिशन होगा वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो इनका तीसरा इंपैक्ट इन्होंने बताया है कि ओनली 4 कंट्रीज ऑफ G20 प्रोवाइड मोर फंडिंग टू ग्रीन सेक्टर। सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि G20 को ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। G20 कंट्रीज में जो कि ज्यादा फंडिंग ग्रीन सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल एंड अदर एमिशन इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। इसका इम्पैक्ट क्या है बेसिकली। तो इसका इम्पैक्ट जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो कि एग्जिस्ट करती हैं उसकी वजह से G20 कंट्रीज को 2.20 लाख लाइफ का लॉस हुआ है। इतने लोग मरे हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट इवेंट्स की वजह से। 2.6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है बाय एक्सट्रीम वेदर in last 20 years। This is a huge amount। US suffered biggest loss of 51 trillion dollars। सबसे ज्यादा नुकसान यूएस का हुआ है। एंड इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट एनुअल एवरेज डेथ। इंडिया का सबसे सेकंड हाईएस्ट, नॉट सबसे ज्यादा, नॉट फर्स्ट, इट इज द सेकंड हाईएस्ट, दैट इज 2925, जहां पे रशिया का 2939 है। सो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है रशिया और इंडिया में हाईएस्ट एनुअल एवरेज डेथ का। और इंडिया ने $14 बिलियन एनुअली लॉस किया है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइट। सो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टाइम करंट स्टेटस क्या है जो रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। सो इंडिया is the only nation on track as per Paris Agreement 2015। So thanks to the policymakers that the India has not lost its track on mitigating the climate change that is happening। उसके बाद इंडिया को कैटेगराइज किया है कंपैटिबल कैटेगरी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट यहाँ पे चाइना, यूएस और रशिया की बात करें तो चाइना हाईली इनसफिशियंट एंड यूएस एंड रशिया क्रिटिकली इनसफिशियंट कैटेगरीज में आते हैं। सो इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन दिस डायरेक्शन। सो अब हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि strengthen global response to climate change by keeping a global temperature rise in this century below 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल रिस्पॉन्स को ऑन द क्लाइमेट चेंज बाय कीपिंग अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने में, राइट। अब यहाँ पे इंडिया का जो टारगेट था कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से के टारगेट पे चलेगा, कि एमिशन को 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट पे। बट इंडिया इस टारगेट पे नहीं दिख रहा है। इसका रीजन क्या है कि लिमिट्स, इसके लिए इंडिया को CO2 को लिमिट करना पड़ेगा बाय अडॉप्टिंग नो न्यू कोल पॉलिसी। इसको ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हमें जो अपने कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, दिस इज नॉट कोट, दिस इज कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज को नो कहना पड़ेगा बाय द ईयर 2040। अगर इंडिया अपने 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल पे चलता है तो उसको अपनी कोल इंडस्ट्री को शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज, राइट। सो ये हमारा आज का लास्ट
टॉपिक था। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।